हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय भवन बुक का सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री जो क्लास 9th का है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे परिवेश के पदार्थ के प्रश्न उत्तर यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और भी वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इसके और भी जो चैप्टर्स हैं उनका भी हमने यहाँ पे रिक्त स्थानों और लघुतरीय अति लघुतरीय प्रश्न का आंसर करा चुका है, आंसर क्वेश्चन। तो जो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा तो आप उसको क्लिक करके जरूर से जरूर देख लें। और साथ में इसका लघुतरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इसी तरीके से कराया जाएगा। और क्लास 9th के सभी बुक का जो भारतीय भवन बुक का है वो सभी का यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा आंसर क्वेश्चंस का। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट लघुतरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोला गया है उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखें। तो चलिए देख लेते हैं। उत्तर में हम लोग सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं इसके बारे में इसको जानकारी दे देते हैं कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उससे हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, ये पदार्थ का डिफिनेशन हो चुका है। और इसका उदाहरण लिखना है तो उदाहरण के रूप में लकड़ी, कपड़ा, स्टील, तेल, ये सभी में कुछ न कुछ द्रव्यमान होते हैं, कभी कुछ न कुछ आयतन होता है और साथ में ये स्थान भी घेर लेता है और साथ में ये अवरोध करने का भी इनमें क्षमता होता है। जैसे आप लकड़ी को तोड़ोगे तो अवरोध करने की क्षमता है कि आपको तोड़ने के लिए बल की आवश्यकता होगी, तो ये एक तरह का अवरोध हुआ। ठीक है ना, तो ये बल का परिभाषा और यहाँ पे उदाहरण हमने दे दिया। चलते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है उदाहरण के साथ द्रव्य की परिभाषा लिखें। प्यारे बच्चों, द्रव और द्रव्य में बहुत अंतर होता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग द्रव्य की परिभाषा क्या होता है इसको देख लेते हैं। वैसा पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता द्रव कहलाता है। जैसे चीनी, चूना पत्थर, सोडियम क्लोराइड इत्यादि, ये सभी द्रव्य के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि ठोस एवं द्रव में कोई 3 अंतर बताइए। तो चलिए हम लोग ठोस और द्रव में अंतर देख लेते हैं। ठोस और द्रव में निम्नलिखित अंतर है जिसमें हमने 2 कैटेगराइज किया है, एक तरफ ठोस और एक तरफ द्रव। ठोस में हमने लिखा कि ठोस का जो घनत्व होता है वो काफी होता है यानी उच्च होता है, जबकि अगर द्रव की बात करें तो इसका जो घनत्व होता है वह ठोस की अपेक्षा कम होता है। अगर ठोस में और भी है नंबर 2 में कि ठोस पदार्थ में बहाव की प्रकृति नहीं पाई जाती है, जबकि द्रव पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। कठोर कहने का मतलब ये कड़ा होगा, दृढ़ कहने का मतलब ये टूटेगा जल्दी नहीं, जबकि द्रव जो पदार्थ होते हैं वो तरल होते हैं, वो आसानी से बह जाएंगे। तो ये हमने 3 अंतर ठोस और द्रव में कर दिया। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि ऊर्ध्वपातन क्या है, कि इन्हीं 3 द्रव्यों के नाम लिखें जो गर्म किए जाने पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव की अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि, ये सभी ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। और ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं ये यहाँ पे हमने आपको बता दिया। ठीक है ना, एग्जाम्पल के रूप में आप आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड और भी हैं, ऐसा नहीं कि बस इतना ही, और भी हैं। तो हमने यहाँ 3 कहा है तो 3 ही हमने यहाँ पे दिया है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं। हिमांक करने का मतलब जमना, सिंपल बात आप समझ सकते हैं। हिमांक के मतलब बर्फ, बर्फ कहने का मतलब द्रव को बर्फ में बनने से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है कि जिस ताप पर द्रव ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है उसे द्रव का हिमांक कहा जाता है। बहुत सिंपल है, जिस ताप पर द्रव ठोस रूप में परिवर्तित होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव का हिमांक कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में कहता है कि द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है। हमने उत्तर में लिखा है कि द्रव्यनांक पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम लोग द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कहने का इसका मतलब क्या है कि कोई भी ठोस पदार्थ है और उस ठोस पदार्थ को हम लोग
तरल अवस्था यानी द्रव की अवस्था में लाने की जब कोशिश करते हैं तो जितने हम लोग उसको ठोस से द्रव लाने में जितने हम उसको उष्मा देते हैं और जितने वो उष्मा लेता है, ठीक है ना, तो उसी चीज को उष्मा लेने की जो प्रक्रिया है, उसी उष्मा लेने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं द्रवण की गुप्त उष्मा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या कहता है कि वाष्पन की गुप्त उष्मा से क्या समझते हैं। अभी से पहले हमने द्रवण की गुप्त उष्मा को समझा था, अब यहाँ पे हम लोग वाष्पन की गुप्त उष्मा को समझेंगे। तो उत्तर में क्या लिखेंगे कि क्वथनांक पर, देखिए उस पर द्रवणांक, द्रवणांक कहने का मतलब द्रव में बदलने की प्रक्रिया, और यहाँ पे क्वथनांक मतलब उबलने की प्रक्रिया। ठीक है ना, तो क्वथनांक पर किसी द्रव के गैस में परिवर्तित होने पर जितनी उष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। देखिए अब इसको समझते हैं। कहता है ना कि क्वथनांक पर यानी जब उबलने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो द्रव को क्या किया जाता है, कुछ न कुछ उष्मा दिया जाता है। जैसे मान लो पानी को गर्म कर रहे हो, ठीक है, उसको वाष्प में लाना है तो क्या करोगे, आग तो लगाओगे ना नीचे से। तो जब आग लगाओगे तो वो जितना समय लगेगा, जितना उसको हीट चाहिए उस पानी को उबलने में और उबलने के बाद उसका गैस बनने में, तो जितना वो हीट लगा उसी को हम लोग कहते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। समझ में आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में कहता है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होता है। कहने का इसका मतलब है कि कैसे आप सिद्ध करेंगे कि जब वाष्पन की प्रक्रिया होती है तो हम लोगों को ठंडा महसूस होता है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल बहुत घरेलू के तौर पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि वाष्पन से वास्तव में ठंडक उत्पन्न होता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम एक मिट्टी के सुराही में लेंगे, ठीक है ना, और इसमें जल भर देंगे। मिट्टी के सुराही में क्या कर देंगे, जल भर देंगे। और जैसे ही मिट्टी की सुराही में जब जल भरेंगे और मिट्टी का जो सुराही रहेगा उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, क्योंकि मिट्टी के कण के बीच रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है ना, और जिनसे होकर जल के कण सुराही के बाहरी सतह पर चले आते हैं। जो जल का छोटे छोटे कण है, जैसे देखा होगा आपने कि जैसे ही आप घड़ा में पानी भरते हो तो जितना पानी भरा होता है बाहर की तरफ से हम लोगों को प्रतीत होता है कि इसमें इतना घड़ा में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो सुराही की बाहरी सतह पर चले आते हैं, वाष्पन से एक कण जलवाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं। जो आएगा कण, पानी का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे सुराही के ऊपर, तो धीरे धीरे कहाँ चलेंगे, वायु में। और इन कणों के वाष्पन के लिए आवश्यक उष्मा सुराही के जल से प्राप्त होती है, जिसे सुराही का जल ठंडा हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वाष्पन की क्रिया हुआ तो सुराही का जल ठंडा हो गया, और ये ऐसा हम लोग अपने घर में भी देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, संघनन क्या है, गैस का संघनन कैसे किया जाता है। तो चलिए उत्तर देखते हैं इसका क्या है। तो पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। कहने का इसका क्या मतलब है कि जो भी पदार्थ का गैस रूप है और गैस को आप द्रव रूप में लाएंगे, जैसे कहने का मतलब एलपीजी देख सकते हैं ना, उसको हम लोग लिक्विड की अवस्था में लाते हैं, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और गैस पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके उसका संघनन किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि जो गैस है उस पर दाब या तो बढ़ा करके या उस पर आप ताप कम करके उसका संघनन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्या कहता है कि वाष्पन और क्वथन में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए हम लोग भी वाष्पन और क्वथन में अंतर स्पष्ट कर देते हैं। वाष्पन और क्वथन में निम्नलिखित अंतर है। फर्स्ट अंतर हमने यहाँ पे ये लिखा है कि द्रव को वाष्प के रूप में बनने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, ठीक है ना। द्रव को वाष्प के रूप में बनने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं, जबकि जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसे हम लोग उस ताप को हम लोग क्वथन कहते हैं। देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। एक तो वाष्प में बनने की प्रक्रिया को वाष्पन होता है, लेकिन द्रव उबलना प्रारंभ करता है तो ये क्वथन होता है। तो फर्स्ट अंतर हमने यहाँ पे दे दिया। सेकेंड अंतर यहाँ पे हमने दिया है कि वाष्पन द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है, जबकि क्वथन संपूर्ण द्रव में होता है। कहने का मतलब जैसे ही आप वाष्पन की क्रिया को देखेंगे तो उसके नीचे से भाप नहीं फेंकेगा, वाष्प नहीं फेंकेगा, लेकिन
जैसे आप क्वथन करेंगे तो पानी या जो भी चीज को आप गर्म कर रहे हैं तो पूरा द्रव क्वथन की क्रिया में भाग लेता है। ठीक है ना। तो चलते क्वेश्चन इसका अंतर नंबर 3 पे। डिफरेंस 3 में हमने यहाँ पे लिखा है कि वाष्पन में ठंडक उत्पन्न होता है जबकि क्वथन में ठंडक उत्पन्न नहीं होता। यानी कहने का मतलब जैसे ही आप वाष्पन की क्रिया करेंगे, इसका एग्जांपल हमने सुराही और आप गर्मी के दिनों में सूती कपड़े को देख सकते हैं। इन दोनों में वाष्पन की क्रिया होती है और इन दोनों प्रक्रिया में हम लोगों को ठंडक महसूस होता है। लेकिन जैसे ही आप पानी को गर्म करोगे, उबालोगे, तो यहाँ पे आपको ठंडक उत्पन्न नहीं मिलेगा, उसके बदले आपका हाथ भी जल सकता है। ठीक है ना। तो हमने ये 3 अंतर दे दिया दोनों का। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर में हमने लिखा कि बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। देखिए, जो भी गैस है वो अपने बर्तन या जिस कंटेनर में वो बंद है, तो वो अपना जितना उसका क्षेत्रफल है, यानी प्रत्येक एक क्षेत्रफल पे, इकाई क्षेत्रफल पे वो बल लगाता है, और जो वो बल लगाता है उसी को हम लोग गैस का दाब कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप ट्यूब में देख सकते हैं। ट्यूब में आप गैस जो भरा होता है उसको आप जैसे उस पर प्रेशर देंगे, बल देंगे, तो वो चारों तरफ जो ट्यूब है उसमें वो अपना बल लगाता है कि बाहर निकले। तो इसी चीज को हम लोग गैस का दाब कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बैलून भी देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसका एग्जाम्पल हमने दिया है कि वायु का दाब वायुमंडलीय दाब ही कहलाता है, थोड़ा सा दे दिया हमने। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव का वाष्पन कैसे किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं इसका उत्तर। लिखे हैं किसी द्रव का कमरे के ताप पर या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। बढ़िया से समझो, कोई भी द्रव है, जैसे आपने एक गिलास वाटर लिया, पानी लिया, और उसको कोई भी ताप पर, कोई भी ताप नहीं, कमरे के ताप पर, एक कमरे का ताप कितना होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है ना। तो कमरे के ताप पर द्रव के जो उबलने की प्रक्रिया है, ठीक है ना, और उबलने के उपरांत जो भाप बनता है, जो वाष्प बनता है, वो धीरे धीरे वायुमंडल में जाने लगता है। तो जाने की यह जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग वाष्पन कहते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 में क्या कहता है कि पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है। कहने का मतलब पदार्थ का जो चौथा अवस्था है, आपने पढ़ा है ना, पदार्थ के 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद प्लाज्मा, और लास्ट होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसमें प्लाज्मा की बात कर रहा है कि पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोग है, कैसे उपयोग करते हैं। तो उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा कि पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्बों के निर्माण में किया जाता है। प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ही जो हम लोगों के घर में जो बल्ब होते हैं वो चमकीले दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना। समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा का क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं हम लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो क्वेश्चन 11 था उसके बाद हमने डायरेक्ट आपको 13 बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा पीछे टाइप हो चुका है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, तो आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में ये मत पूछने लगना कि हाँ सर 12 नंबर क्वेश्चन आपने नहीं कराया। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या था, 12 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं। तो इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है कि ठोस पदार्थों में अंतरा अणुक स्थान बहुत कम और अंतरा अणुक आकर्षण बल काफी मजबूत होने के कारण इसका आयतन और आकृति निश्चित होते हैं। ठीक है ना। कहने का इसका मतलब क्या है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान कहने का मतलब खाली जगह बहुत कम होता है। ठीक है। और इसके कारण इनमें जो आकर्षण बल होता है, यानी अलग होने की प्रक्रिया जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में कहता है कि निम्नलिखित के कारण बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
कि जो घर में पके हुए खाद्य पदार्थ यानी कह सकते हो खाने का गंध एहसास होता है हमें कुछ दूरी से ही, किंतु ठंडे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका गंध एहसास हमें निकट जाने पर ही होता है। ऐसा क्यों? तो जाहिर सी बात है कि ऐसा जो होता है वो गैसों के विसरण के कारण होता है, क्योंकि गर्म करने पर गैस के कण यानी जैसे आप खाद्य पदार्थ को गर्म किया तो उसका जो गैस के कण है वो बहुत तीव्र वेग से यानी बहुत स्पीडली क्या करता है, गमन करने लगता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने लगता है, और इसी के कारण हम लोगों को गंध महसूस होता है। ठीक है ना। और ये भी हम लोग जानते हैं कि गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान बहुत अधिक होता है। अंतरा अणुक स्थान करने का मतलब खाली स्पेस इनके बीच बहुत ज्यादा होता है, और इस कारण से हम लोगों को खाने का गंध यानी तुरंत जो खाना पक रहा होता है उसका गंध पहले पता चल जाता है, और जो ठंडा पदार्थ है उसको निकट जाने के बाद पता चलता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर इसका 15 का 2 में बोला है कि बिना कोई अवशेष छोड़े ही कपूर गायब हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा ऐसा होता है। ठीक है ना, क्यों होता है? तो ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा ऐसा होता है क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे बिना पिघले वाष्प में बन जाते हैं, और इसलिए कपूर उसका ही एक उदाहरण है। और कपूर ही नहीं, और भी इसके उदाहरण जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह, तो इसका ही उदाहरण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या बोला है कि बर्तन की दीवार पर गैस दाब आरोपित करता है। क्यों? जो बर्तन की दीवार है उस पर गैस दाब आरोपित करता है, ऐसा क्यों करता है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कहता है कि गैस के जो कण होते हैं विभिन्न वेगों के साथ विभिन्न दिशाओं में अनवरत गमन करते रहते हैं। कहने का मतलब है कि जो गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो बहुत वेग के साथ, जैसे कोई का स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड हो, किसी का 4 हो, यानी सबका अलग अलग वेग होता है, और वो ये नहीं कि सिर्फ पूर्व दिशा में या पश्चिम, यानी कहने का मतलब वो चारों दिशाओं में विभिन्न दिशाओं में हमेशा चलते रहते, गमन करते रहते हैं, और इस क्रम में एक कण एक दूसरे से तथा बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिससे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है? क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है, ऐसा क्यों होता है? उत्तर में हमने लिखा है कि किसी द्रव क्वथनांक पर पहुंचने के बाद उसमें प्रवाहित की जाने वाली ऊष्मा का उपयोग पूरे द्रव को गैस में बदलने में खर्च होता है, तथा सिस्टम को लगातार तापीय ऊर्जा देने के बाद भी उसका तापमान नहीं बढ़ता है। क्वथन पर ताप इसलिए क्या रहता है? स्थिर रहता है। देखिए, क्वथनांक कहने का मतलब जब ये उबल रहा होता है, ठीक है ना, तो उस समय ताप स्थिर क्यों रहता है? तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही आपने एक समझने की बात है जनरली कि आपने एक कंटेनर में क्या करा, कोई पानी को गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, जब वो पूरा हीट हो जाए तो उस समय पानी का तापमान देखोगे तो सभी पानी, यानी कहने का मतलब जो कंटेनर में आपका द्रव है, पानी है, तो सभी का तापमान एक जैसा होगा। ये नहीं कि किसी का कहीं पे 5 डिग्री सेल्सियस हो तो कहीं पे 10 डिग्री, ऐसा नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या है कि उस समय पूरे कंटेनर या पूरे सिस्टम को एक जैसा ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, जिस कारण से उसका तापमान नहीं बढ़ पाता है, और क्वथन पे द्रव का ताप हमेशा स्थिर ही रह जाता है। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 यानी इसका 15 का 5 में कहता है कि गर्मी के दिनों में हम सफेद वस्त्र पहनना क्यों पसंद करते हैं? तो आइए देखते हैं क्यों करते हैं। लिखेंगे कि गर्मी के दिनों में हम सफेद वस्त्र पहनना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि सफेद वस्त्र या सूती वस्त्र जल का यानी पसीना का शोषण कर लेता है, जिससे वाष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है और शरीर को क्या होता है? ठंडक महसूस होता है, और इसलिए हम गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्र पहनना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। लेकिन अगर वही आपसे कोई काला वस्त्र कहा जाए तो काला वस्त्र ऊष्मा का या कह सकते हैं सूती जो वाष्पन की क्रिया है उसके लिए वो सूटेबल नहीं होता है, ठीक है ना, जिसके कारण हम लोग सफेद वस्त्र नहीं पहनना पसंद करेंगे, काला कपड़ा नहीं पहनना पसंद करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोज में मिलेंगे अगले चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्न के साथ। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।